नमस्कार। टुडे इट इज़ ट्यूसडे, मंगलवार। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होते हुए एक हफ्ते से आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो जीवन शैली में सुधार एपिसोड नंबर 2, जिसके लिए आप लोगों की बहुत सारी इंतज़ारी है। खाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें, जिसका ये दूसरा एपिसोड हम प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। Once again, thank you all for your excellent responses. आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आज बात करने से पहले सबसे पहले एक बार याद करवा दे, तेल ऑयल कंट्रोवर्सी में सबसे इम्पोर्टेंट है याद रखना, और वो है बिवेयर ऑफ ट्रांस फैट। पूरी दुनिया में जितनी भी ट्रायल हुई है उसमें ट्रांस फैट का सीधा एसोसिएशन हार्ट अटैक के साथ देखा गया है। ज़्यादा ट्रांस फैट जल्दी से हार्ट अटैक, इसलिए ट्रांस फैट से बिल्कुल डर के रहिए। हर कहीं पर भी जहाँ भी जगह मिले ट्रांस फैट खाने में है या नहीं चेक करते रहिए। ऐसे जो खाने जो हम दिखा रहे हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न, जैसे कि ये जो बर्गर होता है या फिर पिज़्ज़ा होता है, इन सब खानों के अंदर फ्राइड आइटम्स, जलेबी, समोसा, हर आइटम, वेफर्स, हर आइटम के अंदर बहुत सारे ट्रांस फैट होते हैं जो कि सीधे सीधी मौत की सीढ़ी पर चढ़ने के बराबर है। ये सब खाने जो दिखाई दे रहे हैं ट्रांस फैट से भरे हुए पड़े हैं। सो बीवेयर ऑफ ट्रांस फैट। अगर पूरे एपिसोड में से सिर्फ इतना ही हम याद रखेंगे तो भी बहुत सारी मदद मिलेगी। Another important thing is always search for the words hydrogenated or partially hydrogenated. Stay away. इन चीजों से दूर रहिए। दूसरी चीज जो हमने कही थी, बीवेयर ऑफ कैलोरीज। कैलोरीज से संभल कर रहिए। एक उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक छोटा सा कैंडी बार है जिसके अंदर 360 कैलोरी है। जब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे, पर इस वक्त इतना जानना बेहतर है कि 100 कैलोरी इस्तेमाल करने के लिए हमें फास्ट स्पीड से 10 से 15 मिनट चलना होता है। यानी कि एक छोटा सा बार खाने से हमें 360 कैलोरी मिलती है, जिसे जलाने के लिए हमें कम से कम 1 घंटा चलना पड़ेगा। लगती चीज छोटी है, पर अगर हम लेबल नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि उसमें कितनी कैलोरीज है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो फेमस पॉपुलर बिस्किट का पैकेट है उसके अंदर बहुत कम कैलोरीज होती है, डायबिटीज के दर्दी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पर अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इसके 100 ग्राम के अंदर 450 कैलोरीज है, और ये छोटा सा पैकेट 5 रुपए वाला जो है उसमें 43 ग्राम है, यानी कि 220 कैलोरीज इसके अंदर है। सो ऑलवेज रीड द लेबल्स। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज जिसको जानना बहुत बहुत जरूरी है, पिछले 2-3 सालों से सोशल मीडिया पर यह एक मैसेज चल रहा है कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने खाने में से कोलेस्ट्रॉल का महत्व ही निकाल दिया है। ये डॉक्टर्स ख्वामखा डरा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाइयां हैं उसे बेचने के लिए उसे बढ़ा चढ़ा के कह रही है। चलो देखते हैं सही बात क्या है। एक तो ये अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने नहीं, डाइटरी गाइडलाइंस एडवाइजरी कमेटी ने ये सुझाव दिया है। जिस किसी ने भी दिया है सही सुझाव है। क्या है सुझाव? डाइटरी, खाने में जहां पर भी कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उसकी लिमिट उन्होंने निकाल दी है। पहले ऐसा था कि खाने में 300 ग्राम से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं लेना चाहिए, अब वो लिमिट निकाल दी है। क्यों ऐसा किया? इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल वैसे भी खाने में होता ही नहीं है, हमारे लीवर में बनता है। एग्स जैसे और बटर जैसे 1 या 2 खानों को छोड़कर वेजिटेरियन डाइट में तो कोई भी खाना नहीं है जिसमें कोलेस्ट्रॉल खाने के अंदर आता है। खाने के अंदर फैटी एसिड्स आते हैं, कोलेस्ट्रॉल नहीं आता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बनता है।
तो ये जो सजेशन है खाने की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हटाने का, उसका सीरम कोलेस्ट्रॉल, खून के कोलेस्ट्रॉल के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप जो कुछ भी खाओगे, अगर उसमें फैटी एसिड है तो लीवर के अंदर जाकर उसमें से कोलेस्ट्रॉल बनने ही वाला है। तो ये बिल्कुल ख्याल रखिए कि कोलेस्ट्रॉल की लिमिट न तो निकाल दी है, न तो सीरम कोलेस्ट्रॉल का महत्व हटा दिया गया है, न ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज की चाल है। ये सिर्फ और सिर्फ खाने में कोलेस्ट्रॉल की लिमिट निकाल दी गई है। आगे बढ़ते हैं। खाने में जो फैट होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वो जो फैट होती है, जैसे हमने बताया, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पर फैटी एसिड्स होते हैं जो कि ग्लिसरॉल के साथ बंधे हुए होते हैं। और ये फैटी एसिड 3 तरह के होते हैं। एक सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर अगर आप इसमें जो कार्बन दिख रहे हैं CCC, उनके बीच सिंगल लाइन है, यानी कि 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एक भी नहीं है। इसे सेचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं क्योंकि कार्बन की सब साइड सेचुरेट हो चुकी है, हर जगह पर एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे हम मुफा बोलते हैं, उसमें पूरे मॉलिक्यूल में एक जगह पर डबल बॉन्ड होता है, यानी कि एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन अभी भी जुड़ सकते हैं, इसलिए उसे मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। और तीसरा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, जो ये डबल बॉन्ड की निशानी दिखाई दे रही है, ऐसे एक से ज्यादा होते हैं, जिसे पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। तो खाने में जो चर्बी आती है उसका स्ट्रक्चर क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड सेचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं, SFA, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं, MUFA, मुफा, और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं, जिसे पूफा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डाइटरी फैट, खाने में जो फैट आती है उसे क्लासिफाई कैसे किया जाता है? कई तरीके हैं, पर हम सिर्फ 2 तरीके देखेंगे। एक, फैटी एसिड किस तरह के हाजिर है उसके मुताबिक, यानी कि अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स है तो वो खराब तरह की फैट है। जिस फैट में, जिस खाने की चर्बी में सेचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा है, वो खराब तरह की चर्बी है, क्योंकि वो खून में मिलने के बाद लीवर में जाके खराब तरह का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। ठीक है। दूसरा, मुफा, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, अगर इसका प्रमाण खाने की चर्बी में ज्यादा है तो ये अच्छा है, क्योंकि ये LDL कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा कम करता है और HDL कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा बढ़ाता है। और अगर खाने की चर्बी में पूफा ज्यादा है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये जितना दिखाई देता है उतना सिंपल नहीं है, पर हम लोगों को समझने के लिए इतना इस वक्त काफी है। जहां से खाने की चर्बी मिलती है उसके मुताबिक भी उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट। अगर ये चर्बी एनिमल्स में से आ रही है तो उसे एनिमल फैट कहते हैं, नहीं तो अगर वो प्लांट्स में से आती है, वनस्पति में से आती है, तो उसे वेजिटेबल फैट कहते हैं। जैसे कि पनीर, जैसे कि बीफ, जैसे कि दूध की चर्बी, ये सब प्राणियों में से आ रही है। जबकि वेजिटेबल यानी कि जो भी वेजिटेबल, ऑलिव या वगैरह है, वो वनस्पति जन्य चर्बी कही जाती है। विजिबल एंड नॉन विजिबल फैट, जैसा इसमें दिखाया गया है, कहीं जगह पर चर्बी सीधे सीधे दिखाई देती है, जैसे कि बटर में, जबकि फिश, साल्मन फिश में भी चर्बी होती है, एग्स में भी चर्बी होती है, पर वो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती है। तो ये हुआ खाने की चर्बी का क्लासिफिकेशन। ये जानने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो खराब वाली चर्बी है, वो कहाँ से आती है? बटर, घी, कोकोनट ऑयल, चीज, क्रीम, इन सब जगह से हमें खराब तरह की चर्बी मिलती है। अगर आप देखोगे तो ज्यादातर ये चीजें प्राणी जन्य चर्बी वाले खुराक है। ज्यादातर चीजें हमें प्राणी में से ये मिलती है। सो प्राणी जन्य जो भी चर्बी है उसमें सेचुरेटेड फैट ज्यादा होती है, और इसलिए वो
सेहत के लिए खतरनाक है। मोनो और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट कहाँ से मिलते हैं? ज्यादातर ये वनस्पति जन्य चर्बी में से मिलते हैं, जैसे अवाकाडो, नट्स यानी कि बीज, वेजिटेबल ऑयल्स यानी कि वनस्पति जन्य जो भी तेल है, कनोला, ओलाइव या पीनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल, और उसी तरह से सेफ्लावर यानी कुसुम का तेल, सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल या फिर मक्का का तेल। ये सब चीजें हमें अच्छी तरह की चर्बी दे रही है। तो यहां तक आते आते हम इतना तो समझ गए कि वनस्पति में से मिलते हुए तेल प्राणियों में से बनते हुए तेल से ज्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। क्या चीज कहां से मिलती है? ट्रांसफैट कहां से मिलती है? सैचुरेटेड फैट कहाँ से मिलती है? मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट कहाँ से मिलती है? इसका ये बहुत बढ़िया चार्ट है और इसे हमेशा अपने दिमाग में या डेस्क पर रखना चाहिए ताकि हमें खाने में सहूलियत महसूस हो सके। जैसे कि देख सकते हैं, ये जो 3 चर्बी है ये खाने की अच्छी चर्बी कही जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से तेल अवेलेबल है? तो जो तेल अवेलेबल है उसमें कोकोनट, पाम ऑयल, ये तरह तरह के तेल हम जानते हैं। तो उसमें से कौन से तेल में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, कौन से तेल में अच्छी फैट ज़्यादा है? देख सकते हैं, ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छी फैट है, 76% आउट ऑफ ऑल, और इसीलिए ऑलिव ऑयल को सबसे अच्छा तेल कहा जाता है। पर फिर भी ऑलिव ऑयल अपने यहाँ इस्तेमाल करने में भारतीय सिचुएशन में थोड़ा डिफिकल्ट है। एक तो बहुत महंगा है और दूसरा जैसे उसे गर्म किया जाता है वो खराब तरह की चर्बी ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत कम है, इसलिए उसमें से धुआं निकलता है और उसकी जो टेस्ट है वो बहुत ही खराब होती है। तो ऑलिव ऑयल अच्छा होने के बावजूद भी तलने के लिए ठीक नहीं है। कोकोनट ऑयल, जिसके बारे में बहुत कुछ कंट्रोवर्सी सालों से चल रही है, इसके बारे में अब ऐसा माना जाता है कि पहले बीच में 5 या 7 साल ऐसे आए थे जिसमें कोकोनट ऑयल को अच्छा कहा जाता था, पर अब पता चला है कि कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन जो खराब तरह की फैटी है वो सेहत के लिए खराब है और कोकोनट ऑयल लेने से नुकसान होने का खतरा ज्यादा रहता है। ग्राउंडनट ऑयल ऑलिव ऑयल से बहुत करीब है, उसमें देख सकते हैं 50% मुफा है और इसलिए ये तेल जैसा माना जाता है उतना खतरनाक नहीं है। और तेलों को देखते हैं, जैसे कि ग्रेप सीड ऑयल 84% अनसैचुरेटेड फैट, तो ये अच्छा है पर महंगा है। सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूर्यमुखी का तेल और सोयाबीन ऑयल दोनों अच्छे ऑयल्स है और इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। कॉर्न ऑयल यानी कि मक्के का ऑयल भी बहुत ही अच्छा है। एक बार फिर से ऑलिव ऑयल यहाँ पर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसमें जो पीले रंग के निशान है वो मोनोसैचुरेटेड फैट है, जो व्हाइट रंग के निशान है वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है और जो ब्लैक कलर के डार्क कलर के निशान है वो सैचुरेटेड फैट है। तो ये चार्ट देख से ही बनता है कि जहाँ पर ये डार्क कलर के निशान ज़्यादा है वो चीज़ें खाने के लिए अच्छी नहीं है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है। देखते हैं कौन कौन सी है। बीफ फैट, बटर फैट, पाम ऑयल, ये सब चीज ऑयल्स ऐसे है, जो तेल ऐसे है जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है। जिन जिन तेलों के अंदर सैचुरेटेड फैट यानी कि खराब तरह की चर्बी ज्यादा है वो रूम टेम्परेचर पर ऑटोमेटिकली सॉलिड बन जाते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, जो तेल रूम टेम्परेचर पर घर में रखने पर बाहर के उष्ण तापमान पर जो सॉलिड बन जाता है वो तेल खाना सलाहकारक नहीं है। जबकि सनफ्लावर ऑयल बहुत अच्छा है, हाई ऑलिक, उसमें 82% मोनो अनसैचुरेटेड फैट है। कॉर्न ऑयल एक बार आप देख सकते हैं, मक्के का ऑयल वो भी अच्छा है। सोयाबीन ऑयल उसमें भी पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। इवन कुसुम का ऑयल भी अच्छा दिख रहा है।
आगे बढ़ते हैं और तेलों को देखते हैं। एक बार वही चीज फिर से दिखाई देती है। कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल के तेल के अंदर सैचुरेटेड फैट यानी कि खराब तरह की जो चर्बी है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया, बीच में एक ऐसा तबक्का आया था जब थोड़ी बहुत ट्रायल्स ऐसा बता रही थी कि उसमें जो सैचुरेटेड फैट है वो खराब तरह के नहीं है, पर ओवरऑल अब ऐसा जानने में आया है कि कोकोनट ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अवाकाडो ऑयल या सनफ्लावर ऑयल देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके के ऑयल से तेल है। तो अब बात आते हैं आखिर की, हाउ टू सिलेक्ट कुकिंग ऑयल। खाने का तेल कैसे सिलेक्ट करें। खाने का तेल सिलेक्ट करते वक्त 4 चीजें ख्याल में रखनी है और सबसे इंपॉर्टेंट है स्मोक पॉइंट। स्मोक पॉइंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, एक बार फिर से याद करवा दे। जिस उष्णता मान पे, जिस गर्मी पर तेल में से आंच निकलने लगती है, भाप निकलने लगती है, धुआं निकलने लगता है, तेल जलने लगता है, उसको उसका स्मोक पॉइंट कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्मोक पॉइंट पर पहुंचते ही किसी भी तेल का हाइड्रोजनेशन चालू होता है, उसमें ट्रांसफैट बनने शुरू होते हैं, यानी कि स्मोक पॉइंट पर पहुंचने के बाद बढ़िया से बढ़िया तेल भी खतरनाक बनने लगता है। इसलिए स्मोक पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी ऑयल को उस तरह से इस्तेमाल करो ताकि उसमें से धुआं भाप निकले नहीं। उतना ही गर्म करो, उससे ज्यादा गर्म ना करो। फ्लेवर, कई तेल ऐसे हैं जिनको गर्म करने से उसमें से बहुत सारी खराब या अच्छी खुशबू या बदबू आने लगती है, जैसे कि ऑलिव ऑयल। टाइप ऑफ फैट इट कंटेन्स वो हमने देख लिया, पूफा मुफा है या फिर उसके अंदर सैचुरेटेड फैटिस है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हमने पिछली बार भी बताया था, रिफाइनमेंट करने से सब तेल के अंदर टॉक्सिक तत्व दाखिल हो जाते हैं और अच्छे तत्व चले जाते हैं। सो जो भी तेल आप इस्तेमाल करें वो घानी का तेल यानी कि शुद्ध तेल, रिफाइंड किए बिना का, कॉम्प्रेस करके जिसमें से तेल निकाला गया है वही इस्तेमाल करें। ज्यादातर वनस्पति जन्य तेल इस्तेमाल करें। अगर आपको कुकिंग के अंदर स्प्रेड करने के लिए, पराठे पर लगाने के लिए तेल इस्तेमाल करना है, तो आप जिसमें मोनो अनसेचुरेटेड या पॉली अनसेचुरेटेड फैट ज्यादा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल, क्योंकि आप गर्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं। ब्रेड के ऊपर लगा सकते हैं, पराठे पर लगा सकते हैं, पर अगर गर्म करना चाहते हो तो आपको ऑयल बदल देना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑयल का सिलेक्शन आपके उपयोग के मुताबिक बदलता रहना चाहिए। एक ही तरह का ऑयल एक साथ खरीदने के बजाय बेहतर होगा कि आप 2 या 3 प्रकार के ऑयल छोटे छोटे डिब्बों में खरीद के रखें और आप जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं उस तरह से उस ऑयल को सिलेक्ट करें। चलो देखें इसको डिटेल में। कई ऑयल ऐसे हैं कि जिनका स्मोक पॉइंट हाई है। आलमंड ऑयल बहुत महंगा, अवाकाडो या फिर हेजलनट, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और लाइट ऑलिव ऑयल। अब इसमें से हमने देख लिया सनफ्लावर ऑयल का पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड रेशियो ज्यादा है, सो उसके अंदर की फैट अच्छी है और उसका स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आपको डीप फ्राई करना है तो ये ऑयल बेहतर रहेगा। एक बार फिर से मेरी सलाह है, डीप फ्राई करके कुछ भी खाना नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर खाना है तो सनफ्लावर ऑयल अच्छा इसलिए है कि कम से कम उसे लंबे अरसे तक बहुत ऊंची आंच पर आप बॉईल करोगे तो भी उसमें से भाप नहीं निकलेगी, यानी कि उसका हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। सो डीप फ्राई के लिए सनफ्लावर ऑयल, जहां तक हो सके डीप फ्राई खाना नहीं है। अगर आपको बेकिंग करना है, अवन कुकिंग करना है,
या स्टर फ्राइंग करना है कि जो ज़्यादातर लोग हम इन दिनों में ये इसी तरह से खाना पका लेते हैं, तो कनोला ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, या फिर लाइट वर्जिन ऑलिव ऑयल, या फिर पीनट ऑयल, जो कि ज़्यादातर गुजराती इस्तेमाल करते हैं। और आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ ग्रेट फॉर स्टर फ्राइंग। मुझे पता है ज़्यादातर लोग ये सुन के बहुत रिलैक्स हो गए होंगे। सो पीनट ऑयल कैन बी यूज फॉर स्टर फ्राइंग। और हमने ऑलरेडी देखा कि मोनो और पॉलीसेचुरेटेड फैट मिलके वो करीबन 72% है, यानी कि उसमें खराब फैट वैसे भी 18% है। पर पीनट ऑयल यानी कि मूंगफली के तेल का जो स्मोक पॉइंट है वो उतना ऊंचा नहीं है, तो उसको फ्राइड आइटम करने के लिए इस्तेमाल न करना चाहिए, पर स्टर फ्राइंग के लिए इट्स फाइन। तीसरा, मीडियम स्मोक पॉइंट। इस तरह के जो ऑयल है वो लाइट सॉटिंग के लिए, सॉसेज के लिए, या लो हीट बेकिंग के लिए, एयर फ्राइंग के लिए अच्छे हैं। कॉर्न ऑयल, मक्के का ऑयल, या फिर पंपकिन सीड ऑयल, ससेम जिसे बोलते हैं, तिल का तेल, सोयाबीन, ये सब आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ज़्यादा गर्म करने से इनकी खुशबू भी बदल जाती है और उनमें से भाप भी निकलने लगती है। पर अगर आप सातलना चाहे, या फिर सॉसेज बनाना चाहे, या लो हीट बेकिंग करना चाहे, इसमें से कोई भी ऑयल सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि सोयाबीन ऑयल, इसमें 85% अच्छी फैट है, सिर्फ 15% खराब फैट है। और ओमेगा 6 जिसके बारे में हम कभी बात करेंगे, वो भी अच्छी मात्रा में है। सो जब यू वांट टू गो फॉर एनी वन ऑफ दिस सोर्स ऑफ कुकिंग, सिलेक्ट सोयाबीन ऑयल। एंड द लास्ट वन ऑयल, जिन ऑयल को गर्म करना बेहतर नहीं है, यानी कि ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी पराठे पर लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेड पर लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हीट जम ऑयल, फ्लैक्सीड्स ऑयल यानी कि सरसों का तेल, या फिर वॉलनट ऑयल जो कि बहुत महंगा है, या फिर ऑलिव ऑयल, ये सभी ऑयल बहुत बेहतर मोनो और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट कंटेन करते हैं। बहुत कम खराब तरह की चर्बी है इसलिए, और साथ में जो इम्पोर्टेंट ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड है वो उनमें से मिलते हैं। तो कहीं पर भी आपको लगाना है, बटर को छोड़ दीजिए, बटर के बदले फ्लैक्सीड ऑयल, व्हीट जम ऑयल या वॉलनट ऑयल लगाइए। अगर ये पसंद नहीं है तो आप सोयाबीन ऑयल या कॉर्न ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर कनोला ऑयल या पीनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बटर से दूर रहिए, कोकोनट ऑयल से दूर रहिए। तो ये बात हुई ऑयल के सिलेक्शन के बारे में। आज के वीडियो का अगर समराइज करना है, संक्षिप्त में कहना है, ऑयल इज एन ऑयल इज एन ऑयल। और तेल आखिर में तेल है, जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल कर दीजिए। 15 से 30 ml यानी 1 से 2 टेबल स्पून फूड प्रतिदिन, उससे ज़्यादा इसे क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ तक हो सके वनस्पति में से बनाया हुआ ऑयल सिलेक्ट कर दीजिए, रादर देन प्राणी में से बना हुआ ऑयल। बारिंग ए फ्यू, 2 या 3 ऑयल को बात करके स्टिपुलेटेड लिमिट के अंदर सभी ऑयल एक तरह के हैं। तो आपकी जो भी ट्रेडिशन है, कल्चर है, आपकी जो संस्कृति है, उसके मुताबिक ऑयल इस्तेमाल करें। सिर्फ बटर कोकोनट ऑयल से बिल्कुल दूर रहिए। बारिंग ए फ्यू, सभी ऑयल खराब है, सभी के सभी ऑयल खराब है। अगर आपने फ्राइड, डीप फ्राइड, तली हुई चीजें ली, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें ली, या उसी ऑयल में दोबारा फ्राई किया, आप मौत की सीढ़ी के 5वें 10वें पगथिये पर चढ़ रहे हैं। खतरनाक। चॉइस ऑफ ऑयल, कौन सा ऑयल पसंद करना, वो उस पर निर्भर रहता है कि आपको किस वजह से ऑयल को इस्तेमाल करना है। कहीं पर लगाना है, या आपको बेक करना है, या फिर आपको फ्राई करना है। हर परिस्थिति में तेल अलग अलग अच्छे हैं। कोई एक तेल हर जगह पर काम नहीं लगता। लंबा स्टोरेज जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए।
क्योंकि कोई भी तेल लंबे अरसे तक स्टोर करने से वो ऑक्सीडाइज हो ही जाता है। अगर स्टोर करना है तो 3 महीने के लिए कूल डार्क ड्राई प्लेस में, यानी कि ठंडी जगह पे, सूखी जगह पे और जहां पर थोड़ा अंधेरा है ऐसी जगह पे उसे स्टोर कीजिए। जो तेल रूम टेम्परेचर पे बाहर के उष्णतामान पर सॉलिड है उन्हें बिल्कुल इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। हाइड्रोजिनेटेड और कैलोरीज शब्द से बच के रहिए, संभल के रहिए, डर के रहिए, ये मौत की सीढ़ियां है। अल्टीमेटली बिवेयर द घोस्ट, और घोस्ट क्या है? ट्रांसफैट। ट्रांसफैट से डरिए, बहुत डरिए। तो आज के जो एपिसोड है यहाँ पर ही खत्म करते हैं। हर बार की तरह शुक्रवार को कोविड डे, सो सीरो सर्वेलेंस और हर्ड इम्यूनिटी। अभी अभी अहमदाबाद में एक सीरो सर्वेलेंस पूरा हुआ, 81% लोगों में एंटीबॉडी देखा गया। क्या इससे हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है, जानेंगे इस शुक्रवार को। और अगले मंगलवार को बहुत सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं खाने के तेल के बारे में, आपके प्रश्नों के जवाब और भी जो अगर प्रश्न है तो आप हमें भेज सकते हैं। हम सबको अगले एपिसोड में जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पर ही रुकेंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब टू लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन यूट्यूब चैनल। अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो बेल बटन को दबाइए, लाइक माइंडेड लोगों में ये फॉरवर्ड कीजिए। एक बार फिर से आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।